हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड मास्टर क्लासेस। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जेल प्रहरी के पेपर सॉल्यूशन की। देख लेते हैं आज का जो पेपर है वो कौन सी शिफ्ट का है। तो ये है 1 अक्टूबर 2018 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। इसमें हम आज इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सिक्वेंसेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी यहाँ पर हमको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमको इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है जिससे कि पूरा एक मीनिंगफुल स्टोरी बन सके। एक बार पढ़ लेते हैं सारे सेंटेंसेस को। शी लुक्ड इनटू द फ्रिज टू सी इफ देयर वाज समथिंग नाइस टू ईट। शी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग नाइस टू ईट देयर। मैरी वॉज हंग्री आफ्टर डूइंग हर वर्क। शी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा एंड ड्रैंक सम मिल्क। अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये अभी हमको सबसे पहले इसमें एक नाउन ढूंढना पड़ता है जिससे कि हमारा अच्छे से सॉल्व हो सके। तो पहला हम देखेंगे कि कौन से वाले ऑप्शंस में नाउन है। तो इसमें देख रहा है थर्ड वाले ऑप्शन में मैरी, ये किसी का नाम होता है तो इसी से स्टार्ट हो रहा होगा। मैरी वॉज हंग्री आफ्टर डूइंग हर वर्क, मतलब मैरी जो है वो अपना काम करने के बाद उसको कुछ भूख लगी थी, उसे कुछ खाने का मन था। अब उसे भूख लगी है तो वो क्या करेगी, फ्रिज में देखेगी। शी लुक्ड इनटू द फ्रिज टू सी इफ देयर वाज समथिंग नाइस टू ईट। तो उसने फ्रिज में देखा क्या कुछ खाने को है अच्छा फ्रिज के अंदर। उसके बाद वो क्या देखती है, शी डिड नॉट फाउंड एनीथिंग नाइस टू ईट देयर। उसको फ्रिज में कुछ भी नहीं मिला था वहाँ पे खाने लायक ऐसा जिससे उसकी भूख मिट जाए। शी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा एंड ड्रैंक सम मिल्क। तो उसके बाद उसने क्या सोचा कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और थोड़ा सा मिल्क पी लेते हैं। अब ऑप्शंस में देखते हैं तो ये तो हमको पता चल गया कि थर्ड से ही स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड और फोर्थ तो कट गए। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा हो गया, थर्ड वाला आएगा। उसके बाद क्या आएगा, मैरी वॉज हंग्री आफ्टर डूइंग हर वर्क, वो भूखी थी उसका काम करने के बाद। तो उसने फ्रिज में देखा तो आएगा फर्स्ट 3-1। उसने फ्रिज में देखा कि खाने के लिए कुछ है या नहीं। तो फिर बाद उसके बाद आएगा 2, शी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग नाइस टू ईट देयर। उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो वो क्या करती है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा जो राइट सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 3-1-2-4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें बताना है कि कौन सी वर्ब यहाँ पे लगने वाली है। I wonder why she ignored me when we met in the hallway. Do you think she dash have not recognized me? अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, I wonder why she ignored me। मैंने सोचा कि उसने मुझे इग्नोर क्यों किया या नज़रअंदाज क्यों किया। When we met in the hallway, जब हम हॉलवे में मिले। Do you think she, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, she have not recognized me, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे पहचानी नहीं थी। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है शुड, सेकंड है माइट, थर्ड है कैन और फोर्थ है विल। अभी शुड का क्या मीनिंग होता है, शुड का मीनिंग होता है चाहिए और इसका यूज़ होता है एडवाइस देने के लिए, किसी कर्तव्य को निभाने के लिए या संभावना को बताने के लिए। सेकंड ऑप्शन है माइट। माइट का यूज़ किस लिए होता है, तो माइट का यूज़ होता है कल्पनाएं बताने के लिए, जैसे कि एज इफ़ ऐसा होता तो या वैसा होता तो आई विश या आई थिंक। तो इस हमारे क्वेश्चन में क्या वो सोच ही रहा है तो इसमें कल्पनाओं में सोच रहा है वो अपनी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइट। यहाँ पे हम माइट का यूज़ करेंगे। डू यू थिंक शी माइट हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड मी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे नहीं पहचानी होगी, ये वो सोच रहा है ऐसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी कैन का यूज़ किस लिए होता है, तो कैन का यूज़ होता है पावर बताने के लिए या फिजिकल कैपेसिटी को बताने के लिए या क्षमताओं को बताने के लिए। और विल का यूज़ होता है फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। किशन इज अ नोटेड पर्सनैलिटी इन द लोकेलिटी। मतलब किशन क्या है, वो एक नोटेड पर्सनैलिटी है। यहाँ पर हमको नोटेड पे अंडरलाइन किया है, इसका मीनिंग बताना है अपोजिट। तो किशन जो है वो एक नोटेड पर्सनैलिटी है पूरी लोकेलिटी में। और नोटेड का मतलब क्या होता है, फेमस या फिर प्रमुख। अब देखिए 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। पहला है प्रोमिनेंट, और प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, है ना, फेमस, और इसका सिनोनिम होता है रिनाउंड या पॉपुलर। अब क्वेश्चन में हमको दिया है नोटेड पर्सनालिटी, तो इसका तो ये सिनोनिम में ही हो गया प्रोमिनेंट, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब भी प्रसिद्ध होता है प्रोमिनेंट का, और नोटेड का मतलब भी प्रसिद्ध ही होता है या विख्यात। सेकंड में दिया है वेलकम, वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना। थर्ड दिया है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट,
और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनक्लियर, वेग या हैजी। और लास्ट में दिया है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ऑब्सक्योर, क्योंकि नोटेड का मतलब होता है वेल डिफाइंड, एकदम, है ना। और यहाँ पर ऑब्सक्योर का मीनिंग होता है अस्पष्ट या अनहियर्ड या अननोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शंस फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कंजक्शन यहाँ पे यूज होने वाला है। He ironed his formal shirt the previous day dash he need not have to do it on the day of the interview। अभी यहाँ पे उसने क्या किया है? आयरन किया है उसकी फॉर्मल शर्ट को। आयरन करना मतलब प्रेस करना, जो शर्ट उसे पहनना थी उसके इंटरव्यू वाले दिन, तो उसने प्रीवियस डे मतलब एक दिन पहले उसको प्रेस करके रखना था उसकी शर्ट को। ऑप्शंस में दिया है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है इसलिए, तो उसने क्या किया? अपनी शर्ट को प्रेस किया एक दिन पहले। किस लिए किया? ताकि वो पहन सके उसको अपने इंटरव्यू के दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सो दैट ही आयरन्ड हिज फॉर्मल शर्ट द प्रीवियस डे सो दैट ही नीड नॉट हैव टू डू इट ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू। उसने अपनी शर्ट को प्रेस किया ताकि उसको उसी दिन प्रेस ना करना पड़े, इसलिए उसने एक दिन पहले उसको प्रेस करके रख दिया। और बट तो यहाँ पर आ नहीं सकता। बट का मतलब होता है किंतु या लेकिन। सच दैट भी नहीं आएगा, कोई कारण थोड़ी ना बता रहा है। और वैन भी नहीं आएगा, या कब। वैन का मतलब होता है कब, तो ये इसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशंस फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें बताना है कौन सा प्रिपोजिशन यहाँ पे यूज होने वाला है। इट वॉज डैश मिड नाइट वैन 3 cars ड्रॉप्ड डैश द पैसेंजर्स एंड डिसअपियर्ड। इट वॉज ड्यूरिंग मिड नाइट, तो याद रखिएगा मिडनाइट के साथ में कभी भी ड्यूरिंग नहीं आता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड में दिया इन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में दिया है अराउंड। हाँ, ये हो सकता है कि इट वॉज अराउंड मिडनाइट, मतलब कि वो बीच रात का समय था, आसपास का, उसके लिए यूज़ करेंगे अराउंड। व्हेन 3 cars ड्रॉप्ड डैश, ड्रॉप के आगे क्या आएगा? उसने कार जो है उसने उनको बाहर छोड़ दिया, तो ड्रॉप के साथ हम यूज़ करेंगे ऑफ का। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है बाहर निकाल देना या बाहर उतार देना। तो कार ने क्या किया? पैसेंजर्स को बाहर उतार दिया और फिर कार जो है वो गायब हो गई वहाँ से। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस? इट वॉज अराउंड मिड नाइट वैन 3 cars ड्रॉप्ड ऑफ द पैसेंजर्स एंड डिसअपियर्ड। बीच रात का समय था जब कार जो थी उसने पैसेंजर्स को उतारा और फिर वो वहाँ से गायब हो गई। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंसेस इनटू वन। दिस इज माय कजिन, हिज नेम इज अनिल। ऑप्शंस है अनिल इज हिज कजिन ब्रदर। अब इसमें जो है क्वेश्चन में हमको दिया है कि वो बता रहा है कि दिस इज माय कजिन, हिज नेम इज अनिल। ये मेरा कजिन है और उसका नाम अनिल है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें दिया है अनिल इज़ हिज कज़िन ब्रदर, मतलब कि कोई और बता रहा है कि अनिल जो है वो उसका कज़िन ब्रदर है। तो ये दोनों सेंटेंस एकदम अलग हो गए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया कैंसिल। सेकंड ऑप्शन दिया है दिस वॉज माय कज़िन ब्रदर अनिल, मतलब कि ये जो है वो मेरा कज़िन ब्रदर था, मतलब अब नहीं है क्या? ये तो गलत हो गया, अभी भी होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है दिस इज़ माई कज़िन अनिल। हाँ, ये सही हो सकता है क्योंकि इसमें क्या दिया था हमको? दिस इज़ माई कज़िन, हिज नेम इज़ अनिल। तो हिज नेम इज़ का हमको कोई यूज़ ही नहीं है यहाँ पे, सीधा हम बोल सकते हैं दिस इज़ माई कज़िन अनिल। तो ये हो जाएगा इसका बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है? ही इज़ नॉट माई कज़िन ब्रदर अनिल। इसमें तो उल्टा ही बोल दिया ना कि वो तो मेरा कज़िन ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा ऑप्शन नंबर 30 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। इफ आई हैव विंग्स आई वुड फ्लाई, मतलब मेरे पास अगर पंख होते तो मैं उड़ने लगता। इफ़ आई हैव विंग्स, तो याद रखिएगा इस टाइप के स्ट्रक्चर में हमेशा इफ़ के साथ में हैड आता है। इफ़ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास विंग्स होते या पंख होते तो मैं उड़ने लगता। वुड क्यों आया? क्योंकि पास्ट के लिए बात हो रही कि अगर होते तो मैं उड़ने लगता, तो यहाँ पर वुड तो सही हो जाएगा। बाकी फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड नहीं होगा क्योंकि इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड हैव फ्लाई, आई वुड हैव फ्लाई में हैव नहीं आएगा। और फोर्थ ऑप्शन में दिया इफ़ आई हैड विंग्स आई विल फ्लाई,
विल भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो फ्यूचर के लिए होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी सेंटेंस आए तो याद रखिएगा हैव की जगह हमको हैड करना है, क्योंकि एक इमेजिनेशन कर रहा है इसीलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। इफ इट डैश वी विल कैंसिल द पार्टी। इफ इट, अब रेंस के लिए हमने पहले की क्लास में भी पढ़ा था कि हमेशा रेंस आता है यहाँ पर बारिश के लिए। इफ इट रेंस वी विल कैंसिल द पार्टी, अगर बारिश होती है तो फिर हम अपनी पार्टी को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। द वेकेशन डैश नेक्स्ट मंथ वी डैश टू द एल्प्स, आवर टिकट्स आर बुक्ड। इसका मतलब है कि वेकेशंस जो है वो स्टार्ट हो रही होंगी नेक्स्ट मंथ से, और इन्होंने कहाँ जाने की सोची है, एल्प्स। एल्प्स माउंटेन होते हैं और इनकी जो टिकट है वो भी बुकड हो चुकी है, तो ये अपनी वेकेशंस में एल्प्स घूमने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, अब देखिए वेकेशन जो है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए हमारी वर्ब जो होगी वो भी सिंगुलर होगी। तो द वेकेशन स्टार्ट्स, स्टार्ट के साथ एस आएगा क्योंकि तभी ये सिंगुलर बनेगा। द वेकेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ, वेकेशन जो है वो अगले महीने से शुरू हो रही है। वी जो है वो प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही होगी, तो वी आर गोइंग टू द एल्प्स, हम लोग जा रहे हैं एल्प्स में और हमारी टिकट जो है वो बुक हो चुकी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, स्टार्ट्स तो सही दिया, लेकिन सेकंड वाले ब्लैंक के लिए दिया है गोज। तो ये वी जो है वो प्लूरल है तो इसके साथ में सिंगुलर आएगा क्या, नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन फ्रेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें बताना कौन सा फ्रेज यूज होगा। लेट अस नॉट डैश द फैक्ट दैट द चाइल्ड इज मिसिंग। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि लेट अस नॉट द फैक्ट दैट द चाइल्ड इज मिसिंग, मतलब जो बच्चा खो गया है ये एक सच है, इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और नज़रअंदाज करने के लिए हम कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं, ओवरलुक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, लेट अस नॉट ओवरलुक द फैक्ट दैट द चाइल्ड इज मिसिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। डैश द पीपल आर अनट्रस्टवर्दी। अनट्रस्टवर्दी क्या होता है, विश्वास या भरोसे के लायक नहीं होते हैं जो लोग। ऑप्शंस दिए हैं सम ऑफ, सम, एनी ऑफ या मैनी। सम होता है कुछ के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं। एनी ऑफ का मतलब होता है कि कोई लोग ऐसे होते हैं। मैनी या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ, मतलब कुछ में से ऐसे लोग होते हैं जो कि विश्वास के लायक नहीं होते। तो सम ऑफ द पीपल आर अनट्रस्टवर्दी। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें बताना है कौन सा प्रीफिक्स लगने वाला है यहाँ पे। द 7-year-old चाइल्ड इज रूड एंड डैश पोलाइट, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक टू एल्डर्स। मतलब एक 7 साल का बच्चा इतना रूड था कि उसे तमीज़ नहीं थी बात करने की अपने बड़ों से। अभी हमें बताना है पोलाइट के साथ में मिस आएगा, अन आएगा, एम आएगा या डिस आएगा। तो याद रखिएगा पोलाइट के साथ में हमेशा एम आता है, एम पोलाइट होता है। इसका मतलब एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। द 7-year-old चाइल्ड इज रूड एंड इम्पोलाइट, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक टू एल्डर्स, मतलब उसे नहीं पता बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, वो बहुत ही रूड और इम्पोलाइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंचुएट्स द गिवन सेंटेंस। मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टेड ऑफ वाटर, आस्क्ड द पैसेंजर। अभी इसको हमको करेक्टली पंचुएट करना है। तो देखिए, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टेड ऑफ वाटर, ये पूरा एक सेंटेंस है कि मुझे क्या एक ग्लास जूस मिल सकता है पानी की जगह। तो यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो बीच में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो ऐसा हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टेड ऑफ वाटर। क्या मुझे एक ग्लास जूस मिल सकता है पानी की जगह, क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आस्क्ड द पैसेंजर, पैसेंजर ने ऐसा पूछा। बाकी सारे ऑप्शंस देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि किसी में क्वेश्चन मार्क दिया ही नहीं है और इसमें पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। इसमें हमें इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द लॉक हैड बीन ओपन्ड यूजिंग अ हेयर पिन एंड द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन।
मतलब जो ताला था उसको खोला गया किससे, एक हेयर पिन की मदद से। उसके बाद जो लाइट्स थी वो ऑन हो गई। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है अ हेयर पिन हैड बीन यूज्ड टू ओपन द लॉक एंड द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन। अ हेयर पिन हैड बीन यूज्ड टू ओपन द लॉक, ये तो सही है। उसके बाद में क्या दे दिया, एंड द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन, तो ये तो क्वेश्चन का एज इट इज ही उठाकर रख दिया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। अ हेयर पिन वॉज यूज टू ओपन द लॉक एंड समवन हैड स्विच्ड ऑन द लाइट्स, मतलब हेयर पिन का यूज़ किया जा रहा था लॉक को खोलने के लिए, हाँ यहाँ तक ये ठीक है। एंड समवन हैड स्विच्ड ऑन द लाइट, और किसी ने आके वहाँ पर क्या किया, लाइट को ऑन कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सही। ये प्रॉपर मैच कर रहा है हमारे क्वेश्चन के साथ, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या दिया, अ हेयर पिन वॉज ओपन, हेयर पिन थोड़ी ना ओपन कर रहे थे, हम तो लॉक को ओपन कर रहे थे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ में दिया है अ हेयर पिन वॉज ओपनिंग यूजिंग द, इसमें भी यही बोला कि उस हेयर पिन को ओपन कर रहे थे हम लॉक खोलने के लिए, तो हम क्या कर रहे थे, हम लॉक को ओपन करने के लिए हेयर पिन का यूज़ कर रहे थे, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। Resentment between the two warring parties dash so great that they dash ready to fight it out with sticks and stones। अब देखिए रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा या क्रोध, है ना। तो दो वॉरिंग पार्टीज थी, मतलब दो ऐसी पार्टीज थी जिसमें लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उनके अंदर इतना गुस्सा था कि वो जो है तैयार थे स्टिक्स एंड स्टोन से, मतलब कि डंडे और पत्थरों से लड़ने के लिए भी तैयार थे। वो उनमें इतना गुस्सा था एक दूसरे के प्रति। अभी रिसेंटमेंट जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, तो इसके लिए वर्ब यहाँ पे क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात रिसेंटमेंट के बारे में ही हो रही है, रिसेंटमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा देखते हैं। इसमें सिंगुलर वर्ब कौन कौन से ऑप्शन में दिए, फर्स्ट में दिए, सेकंड में दिए और थर्ड में दिए, फोर्थ में आर दिया, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। फर्स्ट में दिया है वॉज, तो इसको मैच करके देखते हैं। रिसेंटमेंट बिटवीन द टू वॉरिंग पार्टीज वॉज सो ग्रेट दैट द, दो पार्टीज में गुस्सा इतना था, सो दैट के दे यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी, तो दे वर रेडी टू फाइट इट आउट विथ स्टिक्स एंड स्टोन्स, तो वो जो है तैयार थे स्टिक्स और स्टोन से भी लड़ने के लिए, तो राइट आंसर हमारा मिल गया हमको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें बतानी कौन सी वर्ब यूज होगी। दे डैश फॉर मोर देन 2 hours, तो दे के साथ में हैव लगना चाहिए, तो एकदम डायरेक्ट वेट तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल है, तो इसके साथ में वर्ब आनी चाहिए प्लूरल, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कैंसिल, वेटिंग सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दे हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours, तो ये स्ट्रक्चर हमारा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दे हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें बताना आर्टिकल कौन सा यूज होने वाला है। फ्रेंडशिप इज डैश रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन बिटवीन पीपल एंड इज डैश स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल बॉन्ड देन डैश एसोसिएशन। फ्रेंडशिप इज रिलेशनशिप है, इसके लिए अ का यूज़ करेंगे, तो फ्रेंडशिप इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन। म्यूचुअल मतलब होता है परस्पर और अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, बिटवीन पीपल लोगों के बीच, एंड इज डैश स्ट्रॉन्गर फॉर्म, और एक ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, एक मजबूत तरीका होता है ऑफ इंटरपर्सनल बॉन्ड, देन एसोसिएशन। अब एसोसिएशन जो है वो एक वोवल साउंड कर रहा है, तो इसके लिए हम एन का यूज़ करेंगे, और स्ट्रॉन्गर जो है वो कंसोनेंट साउंड कर रहा है, तो इसके लिए हम उसके आगे ए का यूज़ करेंगे। तो पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा, फ्रेंडशिप इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन बिटवीन पीपल एंड इज़ अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल बॉन्ड देन एन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। नेचर इज डैश बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डिसिप्लिन
as every element in it moves according to the strictly regulated plan. नेचर इज डैश बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट, तो उसके लिए हम हमेशा द का यूज़ करते हैं उसके पहले। तो द नेचर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डिसिप्लिन एज एवरी एलिमेंट इन इट मूव्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्लान। स्ट्रिक्टली जो है वो कंसोनेंट साउंड कर रहा है, तो इसके लिए हम ए का यूज़ करेंगे इसके पहले। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का एक पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।